हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 84 है, 83 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मत्स्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 नवंबर, 24 सितंबर, 22 जून, 26 दिसंबर। तो विश्व मत्स्यिकी दिवस जो है कि आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। देखिए विश्व मत्स्य पालन दिवस भी बोल सकते हैं, 21 नवंबर को मनाया जाता है। ये जो है कि मछुआरों समुदाय द्वारा, ठीक है। और दुनिया भर में मत्स्य पालन को बनाए रखने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि रैलियों के द्वारा, सार्वजनिक बैठकों के द्वारा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा, संगीत के द्वारा, मतलब इस माध्यम से जो है कि इस दिन को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लवन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आइंस्टीन, आर्किमिडीज, न्यूटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्लवन का सिद्धांत ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका आर्किमिडीज से। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए प्लवन का सिद्धांत जो है कि आपका क्या है ये, इसमें ये प्लवन का सिद्धांत कहता है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है, ठीक है। पहला चीज़ तो ये बोलता है। दूसरी चीज़ ये बोलता है ये नियम कि ठोस के गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्लवन का सिद्धांत यही कहता है। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत भी है, वो क्या है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये है कि जब कोई वस्तु द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, ठीक है। और वह भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साइटोक्रोम ऑक्सीडेंस का भाग है? जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेंस का भाग जो है कि कौन सा है? तो ये है आपका आयरन। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों में वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइलाकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, लिम्नोलॉजी। तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका ऑर्निथोलॉजी। ये सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए अगर बात करें माइलाकोलॉजी की, तो इसके द्वारा जो है ना अकशेरुकी प्राणी शास्त्र की ये मतलब शाखा है, ठीक है। और इसे जो है कि आर्थ्रोपोड्स और फफूंद के अध्ययन से ये संबंधित है। हर्पिटोलॉजी की बात करें तो ये सरीसृप विज्ञान का अध्ययन होता है इसमें, मतलब सरीसृप का जैसे रेप्टाइल्स होते हैं ना, उनका अध्ययन किया जाता है। और लिम्नोलॉजी की बात करें तो इसमें सरोवर विज्ञान, मतलब नदियाँ, झील, तालाब, जलप्रपात या आर्द्रभूमि ऐसे जल समूहों का अध्ययन होता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती हैं? अग्नाशय, यकृत, तीली, ग्रहणी। तो मानव शरीर में जो लसिका कोशिकाएं हैं वो किस अंग में बनती है? तो वो बनती है आपका तीली में। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए लसिका कोशिका एक प्रकार का जो है ना कि WBC है, ये श्वेत रक्त कणिका है ये, जिसका निर्माण जो है कि लसिका ग्रंथियों जैसे तीली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थिमज्जा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? RNA का, जीन का, क्रोमैटिक धागों का, DNA का। तो गुणसूत्र जो है कि किसका परिवर्तित रूप है? तो ये क्रोमैटिन धागों का ये परिवर्तित रूप है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? जबलपुर, भरतपुर, मकराना, जैसलमेर। तो भारत में जो सबसे सर्वोत्तम श्रेणी का जो संगमरमर होता है
वो किस स्थान से प्राप्त होता है, तो वो होता है आपका मकराना से। देखिए मकराना जो है ना कि ये तहसील है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में है ये। और मकराना से जो है कि सफ़ेद पत्थर और संगमरमर के लिए ये प्रसिद्ध है मकराना, ठीक है। ये भारत में सबसे सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर होता है और इसी मकराना के संगमरमर से जो है कि हमारा ताजमहल बनाया गया है, ठीक है। तो ताजमहल जो है कि किसने बनवाया था, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्य की दृष्टि से भारत लौह अयस्क का निर्यात सबसे अधिक करता है। जर्मनी को, यूएसए को, ब्रिटेन को, जापान को। देखिए मूल्य की दृष्टि से पूछ रहा है कि जो भारत का लौह अयस्क है वो निर्यात मतलब कि बेचता है सबसे अधिक किसको, तो ये बेचता है मतलब निर्यात करता है जापान को। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है मैग्नेटाइट, ये काला रंग का होता है और ये सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। दूसरे नंबर का जो होता है हेमेटाइट अयस्क होता है, ये दूसरे सर्वोत्तम किस्म है मतलब लौह अयस्क का, ये झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक है। तीसरा होता है लियोनाइट, ये औषधि शैलों से प्राप्त होता है। और एक चौथा होता है सीडेराइट, ये भी औषधि शैलों से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। मारामुगाओ, न्यू मंगलोर, विशाखापत्तनम, बॉक्साइट। वायलाडीला खान के खनन किए जाने वाले जो लौह अयस्क हैं उनका किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। सबसे पहले तो ये देखें वायलाडीला खान जो है कि ये है कहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और इसका जो है कि निर्यात किया जाता है आपका कहाँ से, तो ये विशाखापट्टनम से। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए विशाखापट्टनम जो है कि ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। देखिए हमारे देश में मुख्यतः जो है कि बड़े बंदरगाहों की बात की जाए तो 13 बंदरगाह हैं और छोटे छोटे बंदरगाहों की बात की जाए तो वो 200 के करीब हैं, ठीक है। तो देखिए उसको हम इसमें देख लेते हैं। देखिए ये हमारे इंडिया के जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, बड़े बड़े बंदरगाह हैं वो हैं। इधर से देखते हैं, देखिए पश्चिमी क्षेत्र से देखें और यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र पे कुछ हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र में जो है कि पश्चिमी तट पे कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो देखिए कांडला है, मुंबई है, नहवा सेवा जिसका नाम जो है कि अब क्या हो गया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद से है आपका मर्मुगाओ, मंगलोर, कोच्चिन। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है कि आपका पश्चिमी तट पे ये बंदरगाह हैं, ठीक है। पूर्वी तट की बात करें कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, इन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरम। देखिए ये जो है कि आपका पूर्वी घाट पे जो है कि ये बंदरगाह हैं कितने, तो ये हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 जो है कि पूर्वी घाट पे हैं और 6 आपका पश्चिमी घाट पे हैं। तो टोटल जो है कि ये 13 जो है कि बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है। और 200 के करीब हमारे छोटे छोटे बंदरगाह हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जिप्सम की बात की जा रही है, ठीक है। तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है, तो जिप्सम जो है कि आपका राजस्थान है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए राजस्थान में कहाँ कहाँ जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, नागौर है, बीकानेर है, जैसलमेर है। राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर में भी इसका उत्पादन होता है और तमिलनाडु में भी इसका उत्पादन होता है, ठीक है। देखिए जिप्सम को ना सेलेमाइट भी कहते हैं और ये औषधि चट्टानों से प्राप्त होता है। जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी के संबंध में गलत कथन पहचानिए। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है और इस पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है, ठीक है। गलत कथन की पहचान करना है। पहला दिया गया कि अमरकंटक के निकट से निकलती है, ये बिल्कुल सही है आपका। देखिए ये नर्मदा नदी है ना, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है
और ये कहाँ पे जाके गिरती है, तो ये आपका अरब सागर में जाकर गिरती है। देखिए नर्मदा नदी की बात हो ही गई है तो इसके बारे में थोड़ा और भी हम जान लेते हैं। देखिए ये जो है ना नर्मदा नदी, ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिए अरब सागर में गिरने वाली और प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है, ये सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की भी और अरब सागर, ये दोनों चीज़ें आएगा ना कि जैसे अरब सागर में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब जाकर के नर्मदा नदी होगा। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच बहती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथा दिया है कि इस पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। ये गुजरात के भरूच जिले में जो नौगांव है इसके निकट ये सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो देखिए पहला भी आपका नर्मदा नदी से संबंधित सही है, दूसरा भी, तीसरा भी ये सही है, लेकिन गलत कौन सा है, तो इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है। नर्मदा नदी के किनारे जो है कि महाबलेश्वर मंदिर नहीं है। देखिए महाबलेश्वर मंदिर की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र में है और ये कृष्णा नदी और इसकी 4 मुख्य धाराएं का उद्गम स्थान है जहाँ पे, वहाँ पे महाबलेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है माही, घग्गर, नर्मदा, कृष्ण। देखिए अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण, सबसे तो पहले ये चीज़ समझते हैं अंतःस्थलीय होता क्या है। देखिए वह नदियाँ जो सागर तट पर जो है कि नहीं पहुंच पाती है, ये मतलब जो है कि शुरू तो होती है लेकिन ये रास्ते में ही लुप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी नदी का उद्गम स्थान कहीं हुआ और सारी नदियाँ क्या करती हैं, वो जाकर के किसी सागर में गिरती हैं, ठीक है। लेकिन वैसी नदियाँ जो शुरू तो होती है, मतलब बहना स्टार्ट तो होती है, लेकिन वो किसी सागर में नहीं जाकर गिरती है, वो रास्ते में ही वो विलुप्त हो जाती है, ठीक है। वैसे नदियों के अपवाहन को हम कहते हैं अंतःस्थलीय अपवाहन। तो इसमें से ये घग्गर नदी है, ये जो है कि इसका एक उदाहरण है। देखिए घग्गर नदी जो है ना कालका के समीप से निकल कर जो है कि ये कहाँ पे, हनुमानगढ़, जैसे राजस्थान में ही ये रास्ते में ही लुप्त हो जाती है, हनुमानगढ़ के करीब ही। तो इसलिए ये घग्गर नदी आपका अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का, बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का, मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का और हड़प्पा संस्कृति का। तो गर्त निवास ये जो है कि निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो देखिए ये है आपका कश्मीर घाटी के नवपाषाणिक संस्कृति का, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए कश्मीर घाटी के जो बुर्ज होम है और गुफकराल है, ठीक है, इसके उत्खनन से जो है ना कि गर्तवास, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे क्लियर है कि कश्मीर घाटी के नवपाषाणिक संस्कृति का ये विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में राजा का नाम दिया गया है और उसके प्रमुख नगर का नाम दिया गया है कि कौन सा राजा किस नगर से संबंधित था। तो अशक ये जो है कि आपका ये राजा जो है कि किस नगर से संबंधित था, तो ये संबंधित था आपका पोतन से। अवंती ये जो है कि आपका किससे संबंधित था, महाश्मति से। और कलिंग ये राजा जो है कि किससे संबंधित था, तो ये संबंधित था आपका दंतपुर से। और सौवीर ये रोरुक से संबंधित था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका A3, B2, C1 एंड D4। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी रूपदर्शक, लक्षणाध्यक्ष, संग्रहिता, पौतवाध्यक्ष। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी को मतलब क्या कहा जाता था, तो वो कहा जाता था आपका लक्षणाध्यक्ष। ये सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है ना 28 अध्यक्षों का विवरण मिलता है जो विभिन्न भागों के अध्यक्ष के रूप में मंत्रियों के नीचे ये काम करते थे। जो भी अध्यक्ष थे वो मंत्रियों के नीचे काम करते थे। तो इसमें जो ये थे लक्षणाध्यक्ष,
इनका जो है कि कार्य था कि मुद्रा तथा टकसाल का अध्यक्ष थे ये, और इनका कार्य क्या था, सिक्का जारी करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलवाए? सातवाहन, नंद, मौर्य, पश्चिमी क्षपत्र। तो निम्नलिखित राजवंशों में किसने शीशे के सिक्के चलवाए? तो कौन सा चलवाया? तो वो सातवाहन ने चलवाया। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए, सातवाहनों की बात करें तो ये अधिकतर शीशे के सिक्के चलवाए। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी और भी मतलब सिक्के चलवाए थे, जैसे मान लीजिए तांबे के और कांसे के। इन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलवाए। तो इससे यह पता चलता है कि स्वर्ण का उपयोग जो है कि ये बहुमूल्य धातुओं के रूप में किया होगा, सिक्कों के रूप में नहीं किया। तो मतलब कुछ और भी इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए किया होगा इन्होंने स्वर्ण का उपयोग, सोना का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्कों के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? अवलोकितेश्वर, सूर्य, तारा, शिव पार्वती। तो हर्ष के माने जाने वाले सोने के जो सिक्के थे उसके पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो ये है आपका शिव और पार्वती का। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला महावीर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्ष को, भास्कर वर्मन को, धर्मपाल को, विजयसेन को। तो विक्रमशिला महावीर की स्थापना का श्रेय विक्रमशिला महाविहार की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका धर्मपाल को। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए, धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। ठीक है, और उसके जो लेख हैं उसमें से उसे परम सौगत कहा गया है। ठीक है, उसने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना तो किया ही, इसके साथ साथ जो है कि सोमपुरी के प्रसिद्ध विहारों की भी स्थापना की थी। और इनके जो है कि राज्यसभा में एक प्रसिद्ध लेखक थे, कौन? तो हरिभद्र थे, वो जो है कि इनके राज्यसभा में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में निर्माता का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में स्मारक का नाम दिया गया है कि ये स्मारक का निर्माण जो है कि किसने करवाया था। तो देखिए, लोक महादेवी ये जो है कि कौन से स्मारक का निर्माण करवाए थे? तो ये करवाए थे पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर का। ठीक है, नरसिंह वर्मन की बात करें तो इन्होंने द्रौपदी रथ स्मारक का निर्माण करवाया। राज की बात करें तो इन्होंने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और राज सिंह पल्लव की बात करें तो इन्होंने कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये हो जाएगा आपका A3 B1 C4 एंड D2। तो 3142 कौन सा है? 3142। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने निःशंक शंकर की उपाधि धारण की थी? बसव, शंकराचार्य, बल्लाल सेन, राजेंद्र छोल। निःशंक शंकर की उपाधि जो है कि धारण किसने किया था? तो ये थे आपके बल्लाल सेन, इन्होंने किया था। देखिए, बल्लाल सेन जो है ना कि बंगाल के शासक करने वाले सेन वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1159 से 1169 तक जो है कि इनका शासनकाल था। इनके बीच ये शासन रहा। ठीक है, बल्लाल सेन जो है कि अपने पिता विजय सेन की तरह ही शैव धर्मानुयायी था। ठीक है, और निःशंक शंकर की उपाधि जो है कि इन्होंने धारण किया था। देखिए, कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से ये कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? बीकानेर, हिसार, अंबिकानगर और इज्जतनगर। तो इसका आंसर है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान आपका अंबिकानगर में इस अवस्थित है। ये राजस्थान में पड़ता है। देखिए, आज के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी संगीत राज का लेखक माना जाता है? कृष्णदेवराय, हेमाद्रि, भोज, राणा कुंभा। मतलब निम्नलिखित में से किसे संगीत राज का लेखक माना जाता है? तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है study with Sri 25,
फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, तो वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग। वहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।